बिहार के भौतिक विभाजन यानी उसकी फिजिकल ज्योग्राफी की गहराई में उतरेंगे। ये सेशन खास तौर पर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी है जो बीपीएससी, बिहार एसएससी या बिहार पुलिस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। एकदम। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ आंकड़ों को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। चलिए इस जमीन की कहानी को उसके निर्माण के नजरिए से समझते हैं, ताकि मानचित्र की एक सच्ची और सटीक तस्वीर आप सबके दिमाग में छप जाए। इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है रंगों का सहारा लेना। अगर किसी मैप को ध्यान से देखा जाए तो पूरा राज्य मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। अच्छा, 3 हिस्से। हाँ, सबसे ऊपर उत्तर की तरफ एक हरा रंग है जो शिवालिक और तराई क्षेत्र को दर्शाता है। उसके बाद मध्य में एक बहुत बड़ा विशाल पीला रंग है जो गंगा के मैदान का प्रतीक है। और आखिर में सबसे नीचे दक्षिण की तरफ एक भूरा रंग है जो पठारी और पथरीले क्षेत्र को दिखाता है। यानी एक तरह से नेचर ने इस राज्य को एक टाइम मशीन बना दिया है। एक ही राज्य में घने जंगल और पहाड़ भी हैं, विशाल मैदान भी हैं और कठोर पत्थर और खनिज भी हैं। तो आइए इस मानचित्र के सबसे उत्तरी हिस्से से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, उस हरे रंग वाले भाग से। जी, जिसे हम उत्तर का पर्वतीय और तराई प्रदेश कहते हैं। सही। मैप के अनुसार यह हिस्सा नेपाल की सीमा के साथ साथ पश्चिम में चंपारण से शुरू होकर पूर्व में किशनगंज तक एक पट्टी के रूप में फैला हुआ है। और ये हमारा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से एक चमत्कार है, क्योंकि ये हिमालय की सबसे नवीन यानी सबसे नई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इस श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। यहाँ नई शब्द पर ध्यान देना जरूरी है स्टूडेंट्स। 1 मिनट सर, यहाँ मैं थोड़ा आपसे पूछना चाहूंगी। जब हम सबसे नवीन या न्यूएस्ट कहते हैं तो इसका मतलब क्या पिछले 100-200 साल है? भौगोलिक पैमाने पर नए का आखिर मतलब क्या होता है? अरे नहीं मैम, भूगोल की भाषा में समय की परिभाषा बिल्कुल अलग होती है। जब 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराईं, जैसे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो उनके दबाव से जमीन ऊपर की तरफ उठने लगी। अच्छा। जैसे अगर 2 कालीन या कारपेट को दोनों तरफ से धकेला जाए तो बीच में सिलवटें या रिंकल्स पड़ जाते हैं ना। हिमालय वही विशाल सिलवट है और शिवालिक उस टक्कर और उठाव का सबसे आखिरी और सबसे नया नतीजा है जो अभी भी बन रहा है। इसलिए करोड़ों साल पुराना होने के बावजूद पृथ्वी के इतिहास में ये नवीन है। ये कारपेट वाला उदाहरण दिमाग में एकदम सटीक बैठ जाता है सर। और इस शिवालिक श्रृंखला को मैप पर एक सीधी या ब्लॉक की तरह नहीं दिखाया गया है। इसमें भी अलग-अलग ऊंचाई और ढलानें हैं, है ना? जी बिल्कुल। इसको मुख्य रूप से 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है। इन 3 श्रेणियों को समझना वहां की पूरी भौगोलिक स्थिति को समझना है। सबसे ऊपरी और सबसे ऊंचा भाग सोमेश्वर श्रेणी कहलाता है। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित एक दीवार की तरह है। यानी सबसे टॉप वाला हिस्सा। सही। इसके ठीक नीचे मध्य में एक घाटी या वैली आती है जिसे हरहा घाटी कहा जाता है। और इस घाटी से और नीचे आने पर जो आखिरी पहाड़ी हिस्सा मिलता है वो है रामनगर डून। ऐसे सोचकर एक प्राकृतिक सीढ़ी या नेचुरल स्टेयरकेस का दृश्य दिमाग में बनता है। स्टूडेंट्स कल्पना करें हिमालय के ऊंचे शिखरों से उतरते हुए पानी की। वो सीधा मैदान पर नहीं गिरता। वो पहले सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई से नीचे आता है, फिर हरहा घाटी में थोड़ा ठहराव लेता है जहां पानी अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करता है। एकदम सही। और आखिर में रामनगर डून भी आखिरी सीढ़ी से होते हुए मैदानों में प्रवेश करता है। और इसी सीढ़ीनुमा बनावट का एक बहुत बड़ा परिणाम भी है मैम। जब ऊंचाई से नदियां इस सीढ़ी से उतरती हैं तो उनकी रफ्तार अचानक मैदान में आकर धीमी हो जाती है। जैसे पहाड़ से निकलते ही ब्रेक लग गया हो। जी, रफ्तार धीमी होने की वजह से पानी इस क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे यहाँ की जमीन हमेशा नम और गीली रहती है। इसी नम भूभाग को तराई कहा जाता है। और जहाँ इतनी नमी होगी वहाँ प्रकृति खुद ब खुद घने जंगल पैदा कर देती है। यही कारण है कि ये उत्तर का पूरा पट्टीनुमा इलाका इतना हरा भरा है। सच में बहुत दिलचस्प है। हमने अभी बात की सबसे नवीन पहाड़ों की, जिनकी मिट्टी और चट्टानें लगातार बदल रही हैं। अब इस फिजिकल मैप पर अगर एक लंबा सफर तय करें उत्तर के हरे रंग से सीधे दक्षिण के उस भूरे रंग वाले हिस्से में, जिसे दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है सर, जो मुझे पर्सनली बहुत अजीब लगा। अजीब? कैसा सवाल मैम? अगर पूरा राज्य एक ही जमीन का टुकड़ा है
और वो एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है, तो ये कैसे संभव है कि उत्तर में हमारे पास बेबी माउंटेन्स या नवीन पहाड़ियां हैं, लेकिन उसी राज्य के दक्षिण में जमीन की ऐसी चट्टानें हैं जो दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टानों में गिनी जाती हैं? क्या इन दोनों का निर्माण एक साथ नहीं हुआ था? ये एक बेहतरीन प्रश्न है और यही भूगोल का सबसे बड़ा रोचक तथ्य है। इसका जवाब है कि ये जमीन एक साथ नहीं बनी थी। अच्छा। जी, दक्षिण का जो भाग है, जो कैमूर से लेकर पूर्व में बंका तक फैला हुआ है, ये असल में भारत के विशाल और प्राचीन छोटा नागपुर पठार का उत्तरी किनारा है। जब करोड़ों साल पहले भारतीय प्लेट आगे बढ़ रही थी, तब ये दक्षिणी हिस्सा पहले से ही एक ठोस प्राचीन चट्टान के रूप में मौजूद था। तो मतलब ये हिस्सा पहले से बना हुआ था? बिल्कुल। जब प्लेट की टक्कर हुई तो आगे का हिस्सा मुड़कर हिमालय बन गया, लेकिन ये पीछे का हिस्सा बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहा। इसीलिए दक्षिण एकदम स्थिर और प्राचीन भूभाग है। यानी दक्षिण एक तरह से खामोश दर्शक था जो उत्तर को नए पहाड़ बनाते हुए देख रहा था। वैसे स्टूडेंट्स, इस रोमांचक गहन विश्लेषण के बीच में अगर आपको ऐसी ही डीप डाइव क्लासेस पसंद आ रही हैं तो शिक्षा स्टोर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसी ही और बढ़िया जानकारी के लिए। तो सर, इन पुरानी चट्टानों के रूप में मैप पर ग्नीश, सिस्ट और ग्रेनाइट का जिक्र आता है। ये नाम सुनने में ही इतने भारी भरकम लगते हैं, इनकी खासियत क्या है? इन चट्टानों को एक प्रेशर कुकर के उदाहरण से समझा जा सकता है। प्रेशर कुकर? वो कैसे? कल्पना करें कि पृथ्वी के गर्भ में अत्यधिक गर्मी और बेहिसाब दबाव है। करोड़ों सालों तक इस दबाव में पकने के बाद जमीन की आम मिट्टी या पत्थर लोहे जैसे सख्त हो जाते हैं। ग्नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट ऐसी ही चट्टानें हैं। अरे वाह! ये इतनी कठोर होती हैं कि इनका क्षरण या इरोजन आसानी से नहीं होता, और क्योंकि ये इतनी गहरी प्रक्रिया से गुजरी हैं, इसलिए इनके अंदर बेहिसाब खनिज या मिनरल्स भरे पड़े हैं। यही वजह है कि दक्षिण का भूरा क्षेत्र खनिज संसाधनों का भंडार है। और इस दक्षिणी भूए हिस्से में सिर्फ सपाट पत्थर ही नहीं है सिर, बल्कि इस पथरीली जमीन में कई छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं जो इस कठोरता का प्रतीक हैं। जैसे गया के इलाके को ही ले लीजिए, वहां ब्रह्मयोनी की पहाड़ी, तपोवन की पहाड़ी, प्रेतशिला, रामशिला, बराबर की पहाड़ियां और दुगेश्वरी की पहाड़ियां स्थित हैं। सही कहा आपने। ये कोई हिमालय की तरह आसमान छूती चोटियां नहीं हैं, बल्कि प्राचीन जमीन के बाहर निकले हुए ठोस टुकड़े हैं। और इस पथरीले क्षेत्र का मिजाज मुख्य रूप से शुष्क यानी ड्राई होता है, क्योंकि ये चट्टानें पानी को सोख नहीं सकती। लेकिन भूगोल हमेशा अपवाद छोड़ देता है। अपवाद? कहाँ पर? जब हम मैप में थोड़ा पूर्व की तरफ मुंगेर की ओर बढ़ते हैं तो वहां खड़गपुर की पहाड़ियां आती हैं। और हैरानी की बात यह है कि पूरे ड्राई पत्थर में खड़गपुर की पहाड़ी सघन वनों से भरी हुई एकदम हरी भरी है। अरे वाह! एक कठोर और सूखे पत्थर पर घना जंगल। ऐसा अपवाद क्यों सैम? इसका कारण उनकी बनावट और भौगोलिक स्थिति में छुपा है। खड़गपुर पहाड़ियों की संरचना ऐसी है कि वो एक कटोरी या कैचमेंट एरिया की तरह काम करती हैं, जहां बारिश का पानी ठहर जाता है। वहां की कुछ चट्टानों में नमी रोकने की क्षमता थोड़ी बेहतर है। नमी मिली नहीं कि प्रकृति ने वहां पेड़ पौधे उगा दिए। क्या बात है! प्रकृति का अपना सिस्टम है। बिल्कुल। इसके अलावा मुंगेर में गिरेश्वर की पहाड़ी और थोड़ा आगे बढ़ने पर राजगीर और नवादा की पहाड़ियों को भी इस भूरे हिस्से का हिस्सा माना गया है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। उत्तर की ठंडी, नई, हरी भरी तराई श्रृंखलाएं जहां नदियां अपना रास्ता बना रही हैं, और दक्षिण में ठोस, ड्राई, करोड़ों साल पुरानी ग्रेनाइट और ग्नाइस जैसी कठोर पहाड़ियां। अब सवाल ये है कि इन दोनों ही अलग अलग किनारों को आपस में जोड़ता कौन है? यही नक्शे पर नजर आती है राज्य की धुरी, वो विशाल पीला हिस्सा जिसे मध्य का विशाल गंगा का मैदान कहते हैं। ये पीले रंग वाला भाग सच में राज्य का दिल है। बिहार की जमीन का लगभग पूरा आकार और यहाँ का पूरा जीवन इसी मैदान ने तय किया है। ये कोई आम मैदान नहीं है मैम। ये उत्तर और दक्षिण दोनों की ताकतों का नतीजा है। और जैसा कि इसके नाम से ही साफ हो जाता है, इस विशाल मैदान का मुख्य शिल्पकार, इसका आकार देने वाला और कोई नहीं बल्कि गंगा नदी है। जी हाँ, अगर मानचित्र पर उस नीली लकीर यानी गंगा नदी की प्रवाह दिशा को ध्यान से देखा जाए तो ये नदी पश्चिम से शुरू होकर पूर्व की ओर बहती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि मैप देखते ही पता चलता है कि ये अकेली नदी पूरे बिहार को लगभग 2 बराबर हिस्सों में चीर देती है। इसी भौगोलिक विभाजन के कारण
इस मैदान को समझने के लिए दो भागों में देखा जाता है। नदी के ऊपर यानी उत्तर की तरफ वाले भाग को उत्तर बिहार का मैदान कहते हैं और नदी के नीचे यानी दक्षिण वाले भाग को दक्षिण बिहार का मैदान कहा जाता है। और इन दोनों तरफ के मैदान की बुनियाद है वहां की मिट्टी। बिल्कुल। और यहीं से जमीन का आर्थिक और सामाजिक पहलू शुरू होता है। आंकड़े बताते हैं कि इस पूरे मध्य मैदान का लगभग 95% हिस्सा जलोढ़ मृदा, जिसे अंग्रेजी में अलूवियल सॉइल कहते हैं, से बना है। पर सर, जब हमने उत्तर और दक्षिण की कहानी इतनी अलग देखी तो क्या दोनों हिस्सों की मिट्टी बिल्कुल एक जैसी हो सकती है? नहीं, और यहाँ मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। नदियां जब पहाड़ों से उतरती हैं तो वो सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि पहाड़ों की चट्टानों को घिसकर अपने साथ मिट्टी और बालू का एक गाढ़ यानी सिल्ट भी लाती हैं, जो बाद में किनारों पर जमा हो जाता है। जी। उत्तरी मैदान में नदियां हर साल बाढ़ के रूप में अपने किनारे तोड़ती हैं और जब पानी पीछे हटता है तो वो हर साल वहां ताजी मिट्टी और नए खनिज छोड़ जाता है। इसीलिए उत्तरी मैदान की मिट्टी नवीन जलोढ़ होती है। इस नई और बेहद उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है। यहाँ मैं स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत आसान फॉर्मूला बताती हूँ। खादर शब्द को हम खाद यानी फर्टिलाइजर से जोड़कर देख सकते हैं। जैसे खेती में खाद डालने से जमीन की उर्वरक क्षमता तुरंत बढ़ जाती है और मिट्टी में नई जान आ जाती है, ठीक उसी तरह प्रकृति खुद हर साल इस इलाके में खाद डालकर मिट्टी को नया और ताज़ा बना देती है। ये उपमा बिल्कुल सटीक है मैम। प्रकृति का खुद का फर्टिलाइजर। खादर का मतलब ही है हर साल आने वाली नई और भरपूर उपजाऊ मिट्टी। और दक्षिणी मैदान में क्या होता है? जब हम दक्षिणी मैदान की ओर आते हैं, जहां स्थिति थोड़ी भिन्न है, वहां ऐसा नहीं होता। दक्षिण की मिट्टी पुरानी जलोढ़ होती है। इसे बंगार कहा जाता है। इसका कारण यह है कि ये जमीन थोड़ी ऊंचाई पर होती है या यहाँ नदियां हर साल नया सिल्ट नहीं ला पाती हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि बंगार यानी थोड़ा पुराना हिस्सा, खादर मतलब एकदम फ्रेश नया उपजाऊ हिस्सा, और बंगार मतलब पुराना और थोड़ा स्थिर हिस्सा। दोनों ही कृषि के लिए उपयोगी है, बस उनके पोषण का तरीका अलग है। एकदम सही कहा। अब जब हमने मिट्टी और मैदान की प्रक्रिया को इतनी गहराई से समझ लिया है तो थोड़ा वापस उस नीली लकीर पर ध्यान देते हैं। इस गहन विश्लेषण में गंगा नदी का एक पूरा ब्लूप्रिंट रखा गया है ना सर? जी हाँ, नदी का ये सफर किसी महानायक के सफर जैसा ही है। मैप के निर्देशित आंकड़ों को देखें तो गंगा नदी बिहार राज्य के अंदर कुल 445 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करती है। 445 किलोमीटर? जी। उसका प्रवेश होता है पश्चिम में स्थित बक्सर जिले से, जहां एक जगह है चौसा। चौसा से प्रवेश करते हुए ये जमीन की प्यास बुझाते हुए और दोनों तरफ के मैदानों का सृजन करते हुए अपने आखिरी छोर यानी पूर्व में कटिहार जिले की तरफ निकल जाती है। एंट्री बक्सर में, एग्जिट कटिहार में। और इस 445 किलोमीटर की यात्रा में एनालिसिस के अंदर एक ऐसा आंकड़ा है जो समझ में आते ही एक बड़ा आहा मोमेंट देता है। गंगा अपना सबसे लंबा सफर किस जिले में तय करती है? वो है पटना। अकेली पटना के अंदर नदी का प्रवाह 95 किलोमीटर तक लंबा है। 95 किलोमीटर, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये केवल एक भौगोलिक आंकड़ा नहीं है मैम, इसके मायने बहुत बड़े हैं। अगर पटना के भौगोलिक विस्तार पर ध्यान दिया जाए तो पूरा शहर ही नदी के किनारे किनारे एक लंबी पट्टी में बसा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नदी यहाँ सबसे लंबा साथ निभाती है। स्टूडेंट्स, पुराने दौर के बारे में सोचिए, जब ट्रेन या पक्की सड़कें नहीं थीं, तब नदियां ही नेशनल हाईवे हुआ करती थीं। नदी का मतलब था पीने का पानी, फसलों के लिए पानी और सबसे जरूरी एक जगह से दूसरी जगह जाने और व्यापार करने का रास्ता। पटना में गंगा 95 किलोमीटर लंबी है। इसका सीधा सा मतलब है कि उस जमाने में वहां सबसे बड़ा रिवराइन पोर्ट या परिवहन का केंद्र बनने का पोटेंशियल था। लोग वहां आकर क्यों बसे? क्योंकि ज्योग्राफी ने उन्हें एक नेचुरल हाईवे दिया था। एकदम। जिसे भूगोल आकार देता है वही सामाजिक अर्थव्यवस्था बन जाती है। किसी ने सच ही कहा है कि मैप केवल जमीन की परत नहीं दिखाता, वो वहां पनपने वाली मानवता और सभ्यता का नक्शा भी होता है। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या निकलता है? आज के इस गहन विश्लेषण में जब हमने शुरुआत की थी तो बिहार का मैप एक ठोस, सपाट और आसान सा दिखने वाला कागज का टुकड़ा था। लेकिन
इन बातों के बीच में हमने जो पाया वो एक सचमुच की टाइम मशीन थी। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये एक ऐसी जमीन है जिसके एक छोर पर नेपाल सीमा के पास शिवालिक की ठंडी और नई पहाड़ियां हैं, सोमेश्वर की घाटी और तराई के घने जंगल हैं जो नए पहाड़ों से उतरते हुए पानी ने बनाए हैं। और उसके बाद मध्य का विशाल और उपजाऊ मैदान है जिसे गंगा जैसी 445 किलोमीटर लंबी नदी और उसकी सहायक नदियों ने अपने पानी, खादर और बांगर के आशीर्वाद से सींचा है। और आखिर में दक्षिण की वो कठोर, भूरी, करोड़ों साल पुरानी ग्नेइस और ग्रेनाइट चट्टानें हैं जिन्होंने अपने अंदर खनिजों का अनमोल खजाना और पृथ्वी की प्राचीनता का इतिहास छुपा रखा है। सही कहा सर। किसी भी आम नागरिक या परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए अब मैप बस रंग नहीं, एक पूरी कहानी होना चाहिए। बिल्कुल मैम। हर बार इस मैप को पढ़ते हुए इन 3 अलग-अलग चरित्रों और उनके पीछे की कहानी को ध्यान में रखना जरूरी है। पर इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं इस ज्योग्राफी को हिस्ट्री के साथ जोड़कर एक आखिरी सोच रखना चाहूंगी, जिस पर गौर करना सच में दिलचस्प होगा। जरा इस भौगोलिक विविधता के बारे में सोचिए और खुद से पूछिए कि इस धरती की बनावट ने, इस फिजिकल डिवीजन ने बिहार के शानदार और विशाल इतिहास को किस तरह तय किया होगा। इसको हम 2 ध्रुवों में देख सकते हैं, एक तरफ नदियां और दूसरी तरफ दक्षिण के पहाड़। हाँ, जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ बीच का विशाल मैदान और गंगा जैसी महानदी थी जिसने परिवहन और व्यापार का एक अद्भुत तंत्र सृजित किया। इसी के दम पर पाटलिपुत्र यानी आज का पटना एक महान व्यापारिक और राजनीतिक शक्ति बना, जहां से मगध जैसे विशाल अखिल भारतीय साम्राज्यों की नींव रखी गई। पाटलिपुत्र सबसे सुरक्षित राजधानी इसलिए थी क्योंकि नदियां उसकी दीवारें थीं। और उसके ठीक उलट दक्षिण में जब हमने गाया, राजगीर और बराबर जैसी प्राचीन और कठोर ग्रेनाइट की पहाड़ियों की बात की, वो इलाके एक अलग ही भूमिका निभा रहे थे। सही पकड़ा सर आपने। ये वो कठोर पहाड़ थे जो दुनिया के शोर शराबे से दूर थे। यही कारण था कि सदियों तक ऋषि मुनियों, बौद्ध भिक्षुओं और सन्यासियों ने इन पुरानी चट्टानों के बीच अपना शरण स्थान ढूंढा। उन कठोर बराबर की पहाड़ियों में ध्यान लगाने के लिए गुफाएं काटी गईं। एक ही राज्य में भूगोल ने एक जगह विशाल साम्राज्यों को बढ़ने के लिए व्यापारिक रास्ता दिया, तो ठीक दूसरी जगह पर आत्मज्ञान और शांति की तलाश करने वालों के लिए आइसोलेशन का परफेक्ट ठिकाना भी दिया। जमीन की संरचना ने खुद ही असल में ये तय कर दिया था कि कौन कहाँ बसेगा, कहाँ से राज्य करेगा और कहाँ जाकर ध्यान लगाएगा। ज्योग्राफी wasn't just existing, it was dictating history। ये एक ऐसा विशाल और दिलचस्प मुद्दा है जिस पर और भी गहराई से सोचा और पढ़ा जा सकता है। द स्टूडेंट्स, शिक्षा स्टोर के इस सेशन में हमने देखा कि ज्योग्राफी हिस्ट्री को कैसे बनाती है। अगली बार जब आप कोई मैप देखें तो याद रखिएगा कि उसमें रंग से ज्यादा कहानियां भरी हैं। जाने से पहले शिक्षा स्टोर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जी हाँ, और ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको इस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स और बोर्ड PDF चाहिए तो आप शिक्षा स्टोर टीम के व्हाट्सएप नंबर 7672883382 पर संपर्क कर सकते हैं।